Relationship between total revenue and elasticity, लचक वसूलियों का ताल्लुक। अगर फर्म को अपनी शेयर की तलब की लचक मालूम हो तो वो कीमत में इजाफा करके या कमी करके वसूलियों में इजाफा कर सकती है। If firm know about the elasticity the commodity, he can increase his revenue, decrease or increase the price of commodity। कुल वसूलियों का या कुल हासिल का फार्मूला क्या है? मिकदार ज़रब कीमत, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। आज का जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तलब की लचक की पैमाइश कुल खर्च के तरीके से हमने की थी। 90% ये लेक्चर वही है, उसी लेक्चर को हम रिपीट कर रहे हैं। बट ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले आ चुका है, लचक और वसूलियों का ताल्लुक, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। टेबल बनाया गया है फर्स्ट कॉलम में। प्राइस है 10987, प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, टोटल रेवेन्यू। प्राइस टोटल रेवेन्यू को अगर क्वांटिटी पे डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज रेवेन्यू। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इधर हम देख रहे हैं प्राइस 7 तक, जैसे हम प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है और टोटल रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है। जब प्राइस को डिक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू में इजाफा हो रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। 6 और 5 प्राइस पर हम देख सकते हैं कि प्राइस कम की, डिमांड में इजाफा हुआ और टोटल रेवेन्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्राइस के कम या ज़्यादा करने से अगर टोटल रेवेन्यू पर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। प्राइस 4321, प्राइस हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिमांड में इजाफा हो रहा है, बट प्राइस के डिक्रीज़ करने के साथ साथ टोटल रेवेन्यू भी आपका डिक्लाइन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं तलब की लचक की पैमाइश कुल खर्च के तरीके से, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से जब हमने की थी। अब इस टेबल को हम डायग्राम में जाहिर करते हैं। डायग्राम बनाई गई है। प्राइस हमारी क्वांटिटी 4 तक, 4 क्वांटिटी तक हम देखें। 4 क्वांटिटी पर हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो 28 है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्वांटिटी क्यों इंक्रीज़ हो रही है कि हम अपनी प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हैं। प्राइस डिक्लाइन करने से रेवेन्यू में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा 10, 18, 24, 28। तो यहाँ पर हमारी ये नीचे डिमांड कर्व बनाया गया है, इधर क्वांटिटी ली गई है और इधर प्राइस है। जैसे जैसे हम प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हैं क्वांटिटी में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। जब टोटल रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है तो इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। प्राइस 5 और 6, इस पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है, 30 है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इधर जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। प्राइस मज़ीद डिक्लाइन हुई, प्राइस डिक्लाइन होने से क्वांटिटी में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, बट टोटल रेवेन्यू भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये टोटल रेवेन्यू का आपको नेगेटिव स्लोप कर्व नज़र आ रहा होगा। तो प्राइस के डिक्रीज़ करने से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है, तो इलास्टिसिटी भी हमारी क्या है? लेस देन 1 है। तो इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि प्राइस डिक्रीज़ करने से क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। प्राइस डिक्रीज़ की, क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, बट टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है 30, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। प्राइस डिक्रीज़ की, क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, बट टोटल रेवेन्यू अगर डिक्रीज़ होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1 होगी। तो आज के लेक्चर में हमने कुल वसूलियों का
और जो लचक है उसका ताल्लुक को समझा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। तो ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं या आपने बुक से स्टडी करने हैं। अभी इसी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अगर कीमत में कमी से वसूलियों में इजाफा, कीमत में इजाफे से वसूलियों में कमी हो तो तलब की लचक ज़्यादा होगी, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। प्राइस इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, देन इलास्टिसिटी डिमांड विल ग्रेटर देन 1। अगर कीमत में इजाफे या कमी से कुल वसूलियों में कोई तब्दीली ना आए, तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। Increase or decrease of price does not affect the total revenue, it means elasticity equal to 1। अगर कीमत में कमी से कुल वसूलियों में कमी, कीमत में इजाफे से कुल वसूलियों में इजाफा, तो तलब की लचक इकाई से कम होगी। प्राइस इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज, देन इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। ये 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इधर। इन तीनों पॉइंट्स को हम डायग्राम में, गोशवारे में भी, टेबल में भी और डायग्राम में भी बहुत डिटेल से हमने इनको डिस्कस किया गया है। उन्हीं पॉइंट्स की थ्योरी लिखी गई है। तलब की लचक को असरअंदाज करने वाले अवामिल, फैक्टर इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तमाम अवामिल हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि शय की नोयत। अगर कोई लग्जरीज गुड है तो उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, बेसिक नेसेसिटी की लेस देन 1 है। तो ये मैंने पॉइंट्स इधर लिख दिए हैं, या आपने अपनी बुक से सेल्फ स्टडी करनी है इन पॉइंट्स की, तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की। कीमतों का म्यार, प्राइस लेवल, शय का जायद इस्तेमाल, डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड, शय का मुतबादिल इस्तेमाल, सब्सिट्यूट्स फॉर गुड, इस्तेमाल का मुलतवी होना, एबिलिटी ऑफ गुड्स टू पोस्टपोन इट्स यूज़, सार्फिन की जहनी कैफियत और आदात, फैशन हैबिट एंड एटीट्यूड, घरेलू खर्च में निस्बती अहमियत, रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन हाउस होल्ड्स कंजप्शन। तो ये जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स आपके सामने बोले हैं, ये हम अपने लेक्चर्स में इन तमाम पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। तो आपने, यह आपकी असाइनमेंट है, आप मुझे सेंड करेंगे, इसको आप सेल्फ स्टडी करेंगे, और जो इन पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम होगी वो आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे। तलब की लचक की अमली अहमियत, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वज़ीर मालियत की रहनुमाई, गाइडेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, आजरों और सनतकारों की रहनुमाई, गाइडेंस फॉर प्रोड्यूसर, अजारादार की कीमत, गाइडेंस फॉर मोनोपलिस्ट, ज़राए नकलो हमल के किरायों के तयन में मदद, गाइडेंस फॉर फेयर डिटर्मिनेशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ज़र मुबादला के हसूल में मदद, हेल्पफुल इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, मुश्तरक पैदावार वाली अशिया की कीमतों के तयन में मदद, गाइडेंस फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। आज हमारा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, डिमांड, तलब, ये एंड हो गया है। तो इंशाल्लाह कल हम सप्लाई रसद को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।